नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के शेखावाटी इलाके की देश में पहचान है। यहाँ के नौजवानों के लिए, वीर सैनिकों के लिए, शूरवीरों के लिए, वीर सपूतों की धरती शेखावाटी का झुंझुनू जिला जाना जाता है। पूरे देश की सेनाओं में यहाँ से जाने वाले अफसरों और सेनापतियों के लिए। इसी इलाके की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है। इसी शेखावाटी के झुंझुनू जिले से आते हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो इस वक्त विवादों में है। विवादों की वजह भी साफ है। विवादों की वजह है कि उनकी यात्राओं को लेकर मुख्यमंत्री ने एक जबरदस्त टिप्पणी की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि संवैधानिक पदों का सम्मान होना चाहिए और इस तरह बार बार यात्राएं नहीं होनी चाहिए। आज हमारे साथ झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा के विधायक सुभाष पूनिया है। राजस्थान चुनाव को लेकर राजनीति हर दिन चुनावों की तारीख के आसपास जा रही। आचार संहिता लगने में महज अब 5 दिन का समय बाकी है। सूरजगढ़ विधानसभा के मुद्दे और सूरजगढ़ विधायक की स्थिति को लेकर आज विस्तार से विधायक महोदय से चर्चा करते हैं। सुभाष पूनिया जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। जी मैडम। जी सुभाष पूनिया जी, कैसी तैयारी चल रही है? विधानसभा चुनाव बस अब किसी भी दिन तारीखों का ऐलान होने वाला है। मैडम बिल्कुल, और रही चुनाव की बात, तो हमारे ऐसा कोई दिन नहीं होता तो कार्यकर्ताओं का कोई न कोई कार्यकर्ता को कोई काम नहीं मिलता। हर कार्यकर्ता काम में लगा हुआ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आक्रामक होकर चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से राजस्थान ही नहीं, सूरजगढ़ विधानसभा में भी बहुत अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सुभाष पूनिया जी, मेरा सवाल ये था कि सूरजगढ़ विधानसभा कांग्रेस की दुखती रग है, कांग्रेस के लिए कमजोर सीट रही है। निर्दलियों का ज्यादा और स्वतंत्रता से लेकर आज तक वहां पर बीजेपी और दूसरे दलों की प्रमुखता रही है, इसलिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। आरएलपी का कैंडिडेट आपके लिए परेशानी कर सकता है सूरजगढ़ में? यहाँ देखिए मैडम, यहाँ आरएलपी का कुछ भी नहीं है सूरजगढ़ विधानसभा में, और झुंझुनू जिले में आरएलपी की कोई स्वीकार्यता नहीं है। तो आपको लगता है कि आपके लिए एकदम क्लीन स्वीप वाला मामला है? बिल्कुल। और हम आप चुनाव जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और पार्टी आपको टिकट देगी, ये भी सुनिश्चित है आपके हिसाब से? पार्टी मेरे को देगी, लेकिन ये हाई कमान का फैसला जो भी होगा वो स्वीकार्य होगा। ये आप लोगों को ज्यादा मालूम रहता है, मैं तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता हूँ। ये बताइए सुभाष जी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हाल ही में पिलानी आए और उसके बाद से देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि संवैधानिक संस्थाओं का मान सम्मान होना चाहिए, और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जब कहा, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने इस पर जवाब भी दिया है। आपके विधानसभा क्षेत्र में सूरजगढ़ में जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनके बीच में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं? ऐसा है, जब जहां तक संवैधानिक पद की बात है तो हमारे उपराष्ट्रपति जी संवैधानिक पद का अच्छी तरह से निर्वहन करते हैं, और एक वो सुप्रीम कोर्ट के भी लीडिंग एडवोकेट रहे हैं। उनको संविधान की बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। अशोक जी गहलोत से कहीं बहुत अच्छी तरह संवैधानिक पद की और संवैधानिक पद के गरिमा का ध्यान है। और रही बात उनकी सक्रियता की, तो जब कोई बुलाता है उनको और बिट्स जैसे संस्थान में आते हैं तो वहां कोई राजनीति की बात नहीं की, स्टूडेंट्स के बीच से देश की प्रगति की बात की है, और विश्व में ये कहा कि आज भारत निश्चित रूप से नंबर 1 बनने जा रहा है। जो समय आएगा वो भारत का होगा। इसमें अगर किसी दल के मुख्यमंत्री को परेशानी होती है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। इससे साफ जाहिर है उनको हार नजर आ रही है। सुभाष जी, परेशानी किसी आम व्यक्ति को नहीं हो रही है, परेशानी व्यक्त कर रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री। वो खुद एक संवैधानिक
एक तरह से राज्य के मुखिया हैं और राष्ट्र के सांविधानिक पद की जो महत्ता है उसको लेकर उन्होंने ये बात कही है। सवाल ये भी है सुभाष पूनिया जी कि बीजेपी शेखावाटी में आज की तारीख में 2018 के जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मजबूत स्थिति में नहीं है। आपके विधायकों की संख्या बहुत कम है। सवाल ये उठता है कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने से और उनके बार-बार शेखावाटी आने से क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई अलग तरह का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है? ये बात सही है आपकी कि सीकर और झुंझुनू, खास करके शेखावाटी का ये इलाका है, चूरू को भी अपन मिला लें, लेकिन चूरू अब अलग है। उन दोनों में 15 सीट है। मैं मानता हूं इसमें कमजोर हम आज इसलिए रहे कि एक ही सीट सूरजगढ़ की है, इसलिए अपन कमजोर मानते हैं। लेकिन जब आम चुनाव हुआ देश का, तब हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रभावी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और मैं जहां तक मानता हूं अब ये कमजोरी नहीं रहेगी और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और इसमें शेखावाटी भी किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी, पीछे नहीं रहेगी, लेकिन रणनीति क्या है? कैसे आप इस बड़े गैप को फिल करेंगे? क्योंकि पार्टी तो खुद आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जैसे बोलते हैं ना, जहाज का पंछी जहाज पे ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फूल के ऊपर जाएगा। वो न तो कोई उम्मीदवार देखता है, न पीछे नाम देखता है, वो सिर्फ फूल के ऊपर जाएगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तो मन बना लिया है, लेकिन इस इलाके की जनता ने, जनमानस ने जो मन बनाया है, वो मन एक बार 2018 में बता चुके। इस वक्त मुख्यमंत्री यात्रा कर रहे हैं, एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो इस बार रिपीट कर रही है। तो आप जनता के बीच जाकर क्या कहते हैं? आपके पास कौन से उनको बताने के लिए मुद्दे हैं जिन पर जनता आपके साथ आए, ना सिर्फ सूरजगढ़ में बल्कि आपके पूरे जिले में? देखिए, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि सीधा सीधा सा, एक तो इन्होंने किसान को कर्जा माफी के नाम पर, क्योंकि किसान को कर्जा माफी के नाम पर लुभाया था उस पिछले 2018 के चुनाव में, युवाओं को बेरोजगार भत्ता भत्ते के नाम पर, और कानून व्यवस्था का जो आप हाल देख रहे हैं उससे आम आदमी त्रस्त है, दलित वर्ग भी त्रस्त है, और महिलाएं तो इतने गुस्से में है कि जो ही बूथ पर जाएंगी तो इनका इलाज करेंगी। और हम मोदी जी के योजनाओं को लेकर और कांग्रेस की जो ये पूरी 5 साल का कुशासन रहा है, चाहे कानून व्यवस्था में, किसान कर्जा माफी का, चाहे युवाओं का, और चाहे पेपर लीक, एक बार नहीं 17 बार पेपर लीक हुए हैं, उससे आम जन, युवाओं में, दलितों में आक्रोश है। और इन चीजों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और लोग भी मान रहे हैं, आम आदमी मान रहा है कि अब कांग्रेस की विदाई तय है और आम आदमी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है आम जनता। लेकिन वहां के जो मुद्दे हैं, सूरजगढ़ में पानी की जो समस्या है जिसको लेकर लगातार आप चिंता जाहिर करते रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ना केंद्र के स्तर पे आप कुछ कराने में सफल हुए, ना राज्य के स्तर पर, क्योंकि आपकी सरकार नहीं थी तो आप कह सकते हैं। लेकिन आप जनता को 5 साल में कुछ दे नहीं पाए बतौर विधायक, तो आपके सामने चुनौती और चैलेंज दोनों बढ़ जाता है सुभाष पूनिया जी। जी, ऐसा है, मैंने गरीब को गणेश मानकर सेवा की है। और जब जल जीवन मिशन की बात ले लूं मैं, और यहाँ का जो एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, जो हिमालय का मीठा पानी इस विधानसभा को मिलने वाला था, भारतीय जनता पार्टी के राज में इसको स्वीकृति मिल चुकी थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने वित्त के मामले में कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, और मैंने एक बार नहीं अनेकों बार सरकार को घेरा है। और मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री महेश जोशी ने भी खुद लास्ट ईयर ये अपने जवाब में कहा था कि हम 30 मई तक टेंडर जारी कर देंगे और ये काम चालू हो जाएगा। इन्होंने जानबूझकर, क्योंकि केंद्र से पैसा मिल चुका है इनको 50%,
उसके बावजूद भी इन्होंने इस इलाके को पेयजल से महरूम रखा है, इस बात का आक्रोश है। और इसलिए इन्होंने कम काम किए हैं कि मैं जब सीकर झुंझुनू में अकेला हूं तो इनकी नजर ये रही है कि किस तरह से इस सीट के ऊपर भी इस व्यक्ति को किस तरह से कमजोर किया जाए। और मैंने विधानसभा में भी बार बार कहा है, एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि हो सकता है आप मेरे से नाराज हों, लेकिन वहां की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है। और मेरे स्तर पर मैंने विधानसभा में अनेकों बार सरकार को घेरने का काम किया है। और जहां तक युवाओं के लिए सरकारी कॉलेज मैंने दो खुलवाए हैं, यहाँ आज तक मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, कोई भी जनप्रतिनिधि रहे हैं सूरजगढ़ विधानसभा की तरफ से, आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लें, एक भी बार कोई बोला हो। मैंने युवाओं के लिए झुंझुनू जिले में सूरजगढ़ और बुहाना दोनों सब डिवीजन पे सरकारी कॉलेज खुलवाए हैं। और मैंने चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि भाई मैं विधायक बनूंगा तो सूरजगढ़ में एमजीएम कोर्ट नहीं है, वो भी हमने खुलवाने का प्रयास किया और वो खुला है। मैंने कई जगह मिसिंग लिंक भी हमने, जैसे मुख्यमंत्री जी ने 10-10 करोड़ की हमें विधायकों को दी थी, उसके अंतर्गत भी हमने जो डाणी गांव वंचित रहे थे उनको हमने मिसिंग लिंक के माध्यम से काम किए हैं। और विधायक कोटा भी हमने, चाहे पेयजल में हो, चाहे हमने शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सभी अस्पतालों को समान रूप से पैसा देने का प्रयास किया है। आज आम आदमी मान रहा है कि सत्ता में भी नहीं रहकर हमने हमारे स्तर पर जो विकास कार्य करवाए हैं, चाहे वो डीएमएफटी के माध्यम से करवाए हों, हमने समान रूप से काम करवाए हैं। सूरजगढ़ विधानसभा भी अन्य विधानसभाओं से कोई बहुत पीछे नहीं है। लेकिन पेयजल में मैं मानता हूं कि जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना आज पानी मिल जाना चाहिए था, वो इनकी हठधर्मिता की वजह से नहीं मिला है। और मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान आज जल जीवन मिशन में 29वें पायदान पर है। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं मानता हूं कि केंद्र पैसा देने के बावजूद भी यहाँ के जल जीवन मिशन में जो घोटाले की बात हो रही है, आप रोज अखबार के माध्यम से पढ़ते होंगे, जांचें भी हुई हैं, छापे भी पड़े हैं, तो मैं मानता हूं इस मामले में सरकार पूरी तरह फेल हुई है। हमारा इसमें कोई दोष नहीं। हमने बराबर जो मेरे को जो प्लेटफॉर्म दे रखा है विधानसभा, उसमें मैंने एक बार नहीं अनेकों बार इस मुद्दे को उठाया। जी, सुभाष पुनिया जी, जब केंद्र सरकार ने और बीजेपी ने, खास करके सरकार की बात छोड़ भी दें, बीजेपी ने केंद्रीय स्तर पर ये तय किया है मध्य प्रदेश में सांसदों को मैदान में उतारेंगे, राजस्थान में सांसदों को मैदान में उतारेंगे, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है? क्योंकि आपके यहाँ से जो पहले इसी विधानसभा से जो विधायक थी वो सांसद बनी, अगर टिकट उनको मिलता है तो आपकी इस प्रतिबद्धता जो पार्टी के प्रति है उसमें कोई फर्क आएगा? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं प्रधान भी रहा हूं, तब भी मेरी कोई लंबी चौड़ी अपेक्षा नहीं थी। मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, मैं जनता के बीच में गया, कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और मेरे को विधानसभा में भेज दिया। अब ये हाईकमान को डिसाइड करना है। मेरे से उपयुक्त और कोई उम्मीदवार होगा तो निश्चित रूप से उसका हम स्वागत करेंगे और हम उनकी मदद करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता कहता है वो करता है। जी, सुभाष पुनिया जी, मान लेते हैं टिकट आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। उस स्थिति में जो आपकी ही पार्टी में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो निर्दलीय, या उनको टिकट मिलता है तो आपके भी निर्दलीय खड़े होने की भी कोई संभावना, कोई तैयारी, कोई प्लानिंग, आप अपना प्लान बी भी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी निर्दलीय का प्लान नहीं है, पार्टी का कार्यकर्ता। जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पार्टी के भीतर राज्य स्तर पर जिस तरह की गुटबाजी चल रही है, और आपके जिले में भी, आपके यहाँ तक कि विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं के बीच में जो दो फाड़ सी नजर आती है, उसका जनमानस पर क्या असर पड़ता है सुभाष पुनिया जी? देखिए, पार्टी में जो व्यक्ति आता है और पार्टी में कोई काम करता है, वो हर विधानसभा पर आकांक्षी कार्यकर्ता है। और जिस पार्टी की ज्यादा लोकप्रियता होती है उसमें आकांक्षी कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब ये आपके माध्यम से ज्यादा बातें सुनते हैं, गुटबाजी कार्यकर्ताओं को अलग अलग कहीं नहीं है, सभी एकजुट है। जो भी कार्यक्रम हुए हैं, अभी हमें
परिवर्तन यात्रा में भी हमने एकजुटता का परिचय देते हुए एक ही सभा की है। सूरजगढ़ विधानसभा में इस तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। रही आकांक्षी कार्यकर्ताओं की, तो सबको अधिकार है टिकट मांगने का और अपना अपना पक्ष रखने का, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस में से ऊपर से लेके नीचे तक जो हाल है, हालांकि मेरे को नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपने प्रश्न किया है तब मैं कह रहा हूं, कांग्रेस से हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हमारा हाईकमान बहुत मजबूत है और अनुशासनहीनता इस पार्टी में कहीं बर्दाश्त नहीं की जाती है। और निश्चित रूप से जिसके ऊपर अनुशासन का डंडा चलता है उसको मालूम पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यहाँ सूरजगढ़ विधानसभा में बहुत ही आराम से चुनाव जीतेगी, चाहे वो किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे। तो सभी कार्यकर्ता एकजुटता का परिचय देते हुए कांग्रेस को हराने का मन बना चुके हैं। आपने कहा सुभाष पुनिया जी कि हम तो आपसे ही सुनते हैं, कांग्रेस के लिए आप किससे सुनते हैं? आपने कहा कांग्रेस में आप सुन पा रहे हैं। हम मतलब मीडिया, हमारा काम है जो कुछ हो कांग्रेस में, रहा ठीक ठीक, अच्छा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। जी। कांग्रेस में कांग्रेस के लोगों से सुनते हैं और कांग्रेस के लोग एक बार नहीं अनेकों बार, उनके विधायक अलग अलग मैं नाम ले, और जब कांग्रेस के खुद के मुखिया जो पहले मुखिया रहे हैं, उनके लिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, एक बार नहीं, कभी कोरोना, कभी निकम्मा, कभी नकारा, कभी गद्दार, और इनके मंत्री रहे हैं जो अब तो मंत्री नहीं है, शायद कांग्रेस के निष्कासित हो गए हैं। वो खुद कहते थे कि हम एक फॉर्च्यूनर में बैठ के आएंगे, इतने हम जीत के आएंगे। वो उन्हीं के पार्ट रहे, कांग्रेस में रहे। तो अगर नहीं रहे हो तो आप रिकॉर्ड उठा के सुनिए। और जो हम बताते हैं सुभाष पुनिया जी, उसमें कैलाश मेघवाल जो कहते हैं वो कौन बताता है? कैलाश जी मेघवाल तो वैसे तो हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन अब बुजुर्ग हो गए हैं और उनको कहीं ये लगा होगा कि भाई अब पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है। तो पार्टी ने तो ऐसा कभी कहा नहीं, पहले से अग्रेसिव हो गए। तो अगर इस तरह की कोई भाषा बोलता है तो उनके खिलाफ तो देखो कोई जाएगा। और कैलाश जी मेघवाल जैसे कार्यकर्ता को इस पार्टी ने जितना मान और सम्मान दिया है, केंद्र में मंत्री, राज्य में एक बार नहीं 2-2 बार मंत्री, और स्पीकर जैसे पद के ऊपर इसी पार्टी ने उनको आरूढ़ करने का काम किया है। उसके बावजूद अगर कोई कार्यकर्ता इस पार्टी के लिए कोई बात कहता है तो बड़ी शर्म की बात है, उसमें चाहे कैलाश जी मेघवाल हो चाहे और कोई अन्य कार्यकर्ता। जी, मेरा इन्हीं ऐसे ही जो वृत्तांत पार्टी के भीतर चल रहे हैं, चाहे फिर वो वसुंधरा राजे जी को लेकर हो, चाहे वो कैलाश मेघवाल को लेकर हो, एक बड़ी पार्टी में खींचतान सी जो है, उस खींचतान का आप पूरे शेखावाटी के परिदृश्य पर क्या असर देखते हैं सुभाष पुनिया जी? पूरे शेखावाटी में कि पार्टी के भीतर, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत इसी शेखावाटी से राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसी शेखावाटी ने केंद्रीय स्तर पर बड़े नेता दिए हैं, इसी शेखावाटी ने बाहर से आए हुए नेताओं को भी अपने दिल में बैठाया है, और अब बाहर से आने की तैयारी जेजेपी कर रही है, शिवसेना कर रही है, शेखावाटी में पहुंचे हैं ये लोग। आरएलपी अपनी जमीन, कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है कि आरएलपी के साथ पैचअप करके आप जैसी सीट जो कांग्रेस की कमजोर है उसको मजबूत किया जाए। तो ऐसे में पार्टी के भीतर की परेशानी और फिर बाहर से आने वाली जो परेशानी है, हालांकि जेजेपी आपकी मदद करेगी निश्चित रूप से, कांग्रेस को नुकसान होगा उसका, शिवसेना आपकी मदद करेगी, लेकिन आरएलपी आपको नुकसान भी पहुंचाएगी। ये फैसला और इन सब चीजों को सामना करने के लिए हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत नेतृत्व है। ये फैसला उनको करना होगा। लेकिन रही बार बार आप एक ही राग अलाप रहे हैं, आरएलपी 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 का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आरएलपी को जो मेरे विचार से शेखावाटी में नहीं है, मेरे यहाँ तो, मेरे विधानसभा में तो दूर की बात है। तो यहाँ आरएलपी का कोई है नहीं। रही बात आपकी कोई शिवसेना की और अभी जेजेपी की, तो इस तरह की बात हमने तो अभी तक अखबारों में पढ़ी है, अभी हमारे सामने इस तरह की कोई बात नहीं आई। चौटाला परिवार की कई यात्राएं हो गई हैं शेखावाटी में, आप बोल रहे हैं अखबारों में पढ़ी है। उनकी रिश्तेदारियां हैं, आते रहते हैं, झुंझुनू जिले में रिश्तेदारियां हैं। गठबंधन भी है आपके साथ? हमारे साथ राजस्थान में गठबंधन नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे जो हरियाणा में है।
तो आपका कहना है कि राजस्थान में गठबंधन नहीं होगा? ये नेतृत्व तय करेगा। मैं नहीं मानता अभी तक कि हमारे आगे कोई बात नहीं आई है। जी। और जब नेतृत्व सुभाष, शीर्ष नेतृत्व जब कोई करेगा तो उसको सबको स्वीकार्य होगा। तो अगर शीर्ष नेतृत्व जेजेपी के साथ कुछ सीट पर शेखावाटी में अगर एक तरह से सामंजस्य बैठाता है, तो उससे क्या शेखावाटी की सीट बीजेपी में बढ़ोतरी होने में मदद मिलेगी? जेजेपी का आप असर देखते हैं सुभाष पुनिया जी? हमारे जिले में जेजेपी का कोई असर नहीं है किसी भी सीट के ऊपर। जी। शेखावाटी की राजनीति सुभाष पुनिया जी, आप लंबे समय से देख रहे हैं। भैरों सिंह शेखावत से लेकर आज तक में शेखावाटी की राजनीति में क्या फर्क आया है? उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत भी थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी हैं। देखिए, ये शेखावाटी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि भैरव सिंह शेखावत जैसे कद्दावर नेता को इस पार्टी ने मान सम्मान दिया, और एक जगदीप जी धनखड़ केंद्र में मंत्री रहकर और उसके बाद उनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया, और वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहते हुए उन्होंने जो लोकप्रियता हासिल की, उसकी वजह से पार्टी ने इनको एक संवैधानिक पद का दायित्व दिया है। मैं तो मानता हूँ कि शेखावाटी झुंझुनू जिला, और वो भी मेरी विधानसभा से टच करता हुआ उनका गांव है किठाना, और वो एक किसान परिवार से हैं। हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस देश ने 2 बार उपराष्ट्रपति पद हमको दिया है। इसके लिए हम बहुत बहुत इनके आभारी हैं। लेकिन सुभाष पुनिया जी ऐसा कहते हैं कि जगदीप धनखड़ का जाट राजनीति में या समाज में कोई नेता मानते हो, ऐसा भी कोई पद नहीं है। ये बात सही है क्या? जब संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो नेता नहीं रहकर एक संवैधानिक पद की जिम्मेदारी निभाता है। आज मैं उनके लिए कोई नेता का शब्द बोलूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। वो निश्चित रूप से पहले भी लोकप्रिय रहे हैं, आज भी हमारे लिए बहुत ही हम प्राउड फील करते हैं, पहले मैंने बता दिया ना। और जी, किसानों में भी इस बात की खुशी है कि एक किसान को इतना बड़ा सम्मान दिया। जी। सुभाष पुनिया जी, आपका विधानसभा क्षेत्र किसानों का विधानसभा क्षेत्र है। इसमें आप 2023 के चुनाव में आप जाएंगे जनता के बीच में, लोगों के बीच में, क्या वादा करेंगे कि इस बार आप विधायक बनेंगे तो क्या कुछ करेंगे? इस बार मेरा सीधा सा एक तो ये रहेगा कि जो ही सरकार बने, सबसे पहले कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी हर घर को मिले। दूसरा मेरा ये है कि जो सड़कें खराब हैं उन सड़कों का कायाकल्प हो। तीसरा मेरा ये रहेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारे 3 सीएचसी है और पीएचसी तो अनेकों हैं, उनमें बेड बढ़ाकर उनको बड़े अस्पताल के रूप में किस तरह से विकसित किया जाए। उप जिला अस्पताल यहाँ बने, यहाँ ट्रॉमा सेंटर भी बने, ये प्रयास हमारा रहेगा। और कानून व्यवस्था, क्योंकि हमारा बॉर्डर का जिला है, लॉ ऑर्डर के मामले में भी हमारे सामने चुनौतियां हैं, उनको किस तरह से हम ठीक तरह से करें, ये हमारा आगे का विजन है। जी। सुभाष पुनिया जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है पूरे राजस्थान में, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसमें झुंझुनू जिले में, क्योंकि वो बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, वहां से बहुत आपराधिक तत्वों का आना होता है। आपके इलाके में भी, आपके जिले में भी और आपके विधानसभा क्षेत्र के भी युवाओं पर इसका जो असर पड़ रहा है, उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप? मैं दोबारा, आवाज साफ नहीं आ रही मैडम, दोबारा प्रश्न करेंगे। सुभाष पुनिया जी, मेरा सवाल ये था कि ये जो बॉर्डर एरिया होने की वजह से आपराधिक गतिविधियां जो बढ़ रही हैं और उसमें युवाओं का जो एनवायरमेंट हो रहा है बेरोजगारी की वजह से, युवाओं के पास पढ़ाई लिखाई में करियर बहुत अच्छे नहीं होने की वजह से, पढ़ाई लिखाई की उतनी रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से, इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या करेंगे?
इसके लिए एक एक है, बेरोजगारी मुद्दा तो है ही, लेकिन साथ साथ आज युवा नशाखोरी की तरफ बढ़ रहा है। और ये अभी तक तो पंजाब था, लेकिन हमारे यहाँ भी धीरे धीरे इस तरह की चीजें आ रही हैं। उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से युवा भटकेगा नहीं और क्या अमन चैन करेंगे समाज सुभाष मिलेगा। पुनिया जी, बहुत बड़ी समस्या हो गई है ये आपके पूरे जिले में युवाओं हाँ, की, क्या करेंगे मैं इसके लिए? कोई रोड मैप बनाया है, कुछ योजना बनाई है, कुछ सोचा है आपने? मेरा ये मानना है इसमें कि सूरजगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप हो। मैंने कई बार डिमांड की है, अगर यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो और लोगों को काम मिले तो निश्चित रूप से यहाँ एक तो दूध का कारोबार भी अच्छा बढ़ा है इन दिनों में, तो इस यहाँ अच्छी कोई डेयरी वेरी बने तो निश्चित रूप से जो किसान हैं और उनके जो बेरोजगार जो भी बेचारे फिर रहे हैं, तो उनको इससे डेयरी से जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से वो उनको रोजगार भी मिलेगा और अन्य गतिविधियों में नहीं जाएंगे, ये मेरा मानना है। जी, इंडस्ट्री में और क्या कुछ हो सकता है डेयरी उद्योग के अलावा, जिस इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में कॉरिडोर को लाने की आप बात कर रहे हैं, अगर आपके इलाके में आता है? क्योंकि ये इलाका पूरा जिस तरह का है, उसमें किस तरह की इंडस्ट्रीज की पॉसिबिलिटीज आप देखते हैं? यहाँ एक तो ऑयल मिल्स, मस्टर्ड ऑयल मिल, सरसों की पैदावार बहुत अच्छी होती है, वो अगर लगे तो भी रोजगार मिले। एक यहाँ इन दिनों में ये कॉटन सीड जो आता है, जिसको अपन कपास कपास बोलते हैं, कपास भी काफी किसान बोने बुआई होने लग गई गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ पे, तो यहाँ भी इसकी संभावनाएं हैं। तो ये मिलें भी अगर यहाँ लगे तो निश्चित रूप से रोजगार भी मिलेगा और किसान को भी फायदा होगा। जी, सुभाष पुनिया जी, बस 2 सवाल और आपके व्यक्तिगत जीवन से लेंगे। राजनीति में आने का फैसला आपने कैसे लिया? मैं छात्र संघ साबू कॉलेज पिलानी से ही मैंने चुनाव लड़ा था, छात्र संघ अध्यक्ष का। वो चुनाव मैंने जीता था। उसके बाद मैं राजनीति में सक्रिय रहा हूँ, चाहे वो किसी भी, लेकिन कांग्रेस में नहीं रहा अभी तक। तो वहां से लेकर अब तक का सफर, चाहे वो पंचायत राज में चुनाव लड़ा हो और उसके बाद अब पंचायत समिति का, तो छात्र राजनीति से ही मैंने राजनीति स्टार्ट कर दी थी। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक गुरु आपके? राजनीतिक गुरु, अब राजनीतिक गुरु तो मेरी जनता ही है, मेरी जी, जनता ही। हाँ जी। और राजनीति में आपके आगे बढ़ने का श्रेय किसको देते हैं आप? मैं तो मेरे माता पिता को ही देता हूँ, उनका पूरा सपोर्ट रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष पुनिया जी, हमसे बात करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको टिकट मिले, फिर आप जीतें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी जनता का आपको साथ मिले। देखना होगा राजस्थान में सूरजगढ़ की जनता आपके साथ कितना होती है। राजस्थान में चुनावों की तारीख के जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हम आपको यहाँ के विधायकों से मुलाकात करा रहे हैं। न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आपको हर दिन यहाँ के विधायकों से संवाद करने का मौका मिलेगा। आप अपने विधानसभा के विधायक से बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और साथ ही आप अपने सवाल भी साझा करिए ताकि आपके विधायक उनका जवाब दे सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।